हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हमने इस क्लास में 25 प्रश्नों को शामिल किया है और ये सभी 25 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो आप सभी इस क्लास को पूरी लगन और मेहनत के साथ करें। और जैसा कि हम हर बार आपको बताते हैं, अपने साथ में एक कॉपी और एक कलम लेकर आप बस बैठें, ताकि ऐसे बहुत सारे मौखिक पॉइंट होते हैं जो हम मौखिक डिस्कस करते हैं, जिन्हें आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले तो आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास में ज्वाइन हो सकें। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, किसी मोबाइल डिवाइस को ट्रैक किया जा सकता है। आप किसी मोबाइल डिवाइस को ट्रैक कर सकते हैं कैसे? मोबाइल ऑनर के नाम से, या फिर मोबाइल नंबर से, या फिर IMEI नंबर से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आपका सही जवाब होगा, आपको जवाब करना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा IMEI नंबर से हम किसी मोबाइल डिवाइस को ट्रैक कर सकते हैं, या किसी मोबाइल डिवाइस को IMEI नंबर से ट्रैक किया जा सकता है। अब कई बार आपसे सवाल होता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना है IMEI का मतलब होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, और ये 15 डिजिट का एक यूनिक कोड होता है, एक यूनिक नंबर होता है। ये हर डिवाइस का अलग नंबर होता है। ऐसा नहीं कि आपकी दो फोन हैं जिनके IMEI नंबर सेम हो सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। हर मोबाइल का IMEI नंबर अलग होगा, यूनिक होगा। और इसकी संख्या कितनी होती है? 15, यानी कि 15 डिजिट का ये कोड होता है। तो याद रखना है, दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि कई बार आपसे पूछते हैं कि IMEI नंबर आप कैसे जान सकते हैं, या अपनी डिवाइस का अगर आपको IMEI नंबर जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको एक कोड डायल करना होता है *#06#। जैसे ही आप *#06# को डायल करेंगे, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको IMEI नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपके मोबाइल में 2 सिम पड़ते हैं तो 2 IMEI नंबर आपको दिखेंगे। अगर एक सिम पड़ता है तो एक IMEI नंबर आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, निम्न में किसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज? क्या मशीन लैंग्वेज को लो लेवल कहते हैं, या फिर असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल कहते हैं, या फिर दोनों को लो लेवल की श्रेणी में रखा गया है, या इसमें से कोई नहीं? बताइए। आपको पता है जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको दो कैटेगरी में रखा गया है, एक तो आपकी लो लेवल लैंग्वेज है और एक आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज में से लो लेवल में कौन सी है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों आपकी कैसी हैं? लो लेवल लैंग्वेज हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा सी उपरोक्त दोनों करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है, आपका कंप्यूटर केवल और केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। अगर मशीन लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा गया है उसी को समझ सकता है ना। और अगर आप हाई लेवल में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके लिए फिर ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर जैसे, है ना। तभी वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर पाएगा और उसके बाद आपका कंप्यूटर आसानी से समझ पाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो मशीन लैंग्वेज है इसको तो कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज है इसको कंप्यूटर आसानी से नहीं समझ पाता है, क्योंकि इसमें कुछ जो कोड होते हैं वो आपके अंग्रेजी के अल्फाबेट जो होते हैं उनमें लिखे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, इसको ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती है। असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट कराने के लिए असेंबलर की आवश्यकता पड़ती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बट असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल की श्रेणी में ही रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, फोर्ट्रान का पूरा नाम क्या होता है? आप सभी को क्या बताना है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रान? फोर्ट्रान का पूरा नाम आपको बताना है। बताइए कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर सही जवाब है फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताना है, एक ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं जो इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज लेता है और आउटपुट के रूप में मशीनी लैंग्वेज कोड देता है। यानी कि इनपुट तो क्या लेता है, इनपुट तो वो असेंबली लैंग्वेज लेता है, बट आउटपुट देता है मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज। तो ऐसे ट्रांसलेटर को किस नाम से जानते हैं? क्या कंपाइलर होगा, इंटरप्रेटर होगा, डिबगर या असेंबलर होगा? तो अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, असेंबलर। जो असेंबली भाषा में कोड लिखा है उस कोड को ट्रांसलेट कराने के लिए असेंबलर की आवश्यकता पड़ती है। तो असेंबलर एक ट्रांसलेटर है, एक भाषा अनुवादक है, जो कि आपकी भाषा को ट्रांसलेट कर देता है मशीन कोड में। ठीक है, यानी कि असेंबली को मशीन कोड में ट्रांसलेट कौन करेगा? असेंबलर करेगा। ठीक है, अगर हाई लेवल में आपने कोई कोड लिखा है
तो उसको ट्रांसलेट कराने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन देखिए अगला पूछा क्या गया है आपसे, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डैश द्वारा विकसित की गई है, यानी कि जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया या किसने डेवलप किया है। तो यहाँ पे कौन सा सही जवाब है जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जेम्स गॉसलिंग। याद रखना है आप सभी को, काफी इंपॉर्टेंट है। जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, जेम्स गॉसलिंग के द्वारा जावा का आविष्कार किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओरेकल डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ओरेकल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये डेटाबेस का एग्जाम्पल है, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रेजेंटेशन ग्राफिक, इसमें से कौन सा राइट आंसर है। चलो यहां पर बताओ जल्दी से आप लोग, आंसर क्या हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, डेटाबेस, ठीक है। याद रखना है ओरेकल एक डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिंक्डइन एक रोजगार उपलब्ध कराने वाला सोशल नेटवर्क में शामिल है। लिंक्डइन एक रोजगार उपलब्ध कराने वाला सोशल नेटवर्क में शामिल है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लगभग हर बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला करेक्ट। लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्किंग साइट है बट ये रोजगार भी उपलब्ध कराता है, तो आप कह सकते हैं कि लिंक्डइन एक रोजगार उपलब्ध कराने वाला सोशल नेटवर्क में शामिल है। तो इसका जवाब होगा यस, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट। अगर आपसे पूछें कि लिंक्डइन को कब लॉन्च किया गया, तो याद रखना है 2002 में इसको लॉन्च किया गया और इसके फाउंडर हैं रेड हॉफमैन और कॉन्स्टेंटिन जेरोरिस, याद रखना है। तो इनके फाउंडर के नाम भी आपको याद रखने हैं क्योंकि कई बार फाउंडर के नाम भी आपसे पूछ देते हैं। हालांकि फाउंडर के नेम पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जैसे आप लोग देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए विकल्पों में कौन सा कंप्यूटर में वास्तविक रूप में होता है, ठीक है। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन डज द कंप्यूटर एक्चुअली हैव, है ना। तो यहाँ पर मेनू हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा या हार्डवेयर हो जाएगा। कौन सा आपके कंप्यूटर में वास्तविक रूप में होता है, यानी कि फिजिकली कौन सा पार्ट होता है, बताइए। मेनू, प्रिंट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इसमें से कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हार्डवेयर। आपके कंप्यूटर में वास्तविक रूप में कौन सा होता है, हार्डवेयर होता है, यानी कि हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, फिजिकली हार्डवेयर होता है। बाकी सॉफ्टवेयर, मेनू, ये सब आपको दिखाई नहीं देते हैं, सभी क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, तो हम इन्हें देख नहीं सकते हैं। लेकिन हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये वास्तविक रूप में होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या पूछा गया है, एक सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य डेटा को डैश में बदलना होता है। जो सॉफ्टवेयर होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, पहला उद्देश्य उसका क्या होता है, आपके डेटा को किस में बदलना होता है, मेमोरी, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम या फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंफॉर्मेशन में बदलना, है ना। सॉफ्टवेयर का जो मेन उद्देश्य है वो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना। जैसे मान लिया कि आपके पास कोई वीडियो फाइल है जो आपने शूट की है और आप इस वीडियो फाइल को आप क्या करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, है ना। क्योंकि आपने जो शूटिंग की है, आपने अलग अलग पार्ट में जो शूट किया है, अब आप चाहते हैं कि हम उसको आपस में मिक्स करें, उसको एडिट करें। तो इसके लिए आपको कोई ना कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। तो जो सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करेंगे उसका मेन उद्देश्य क्या हो गया कि आपकी डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना, एक ऐसा आउटपुट देना जो कि आपके काम का हो, यूजर के काम का हो। तो हमेशा जो सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसका यही उद्देश्य होता है कि आपके डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज कर दे, बदल दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है आपसे क्यूआर कोड किस प्रकार का कोड है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यूआर कोड जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये किस प्रकार का कोड है, क्या ये 2D है, 3D है या फिर दोनों, या इसमें कोई नहीं, ठीक है। बताइए क्यूआर कोड किस प्रकार का कोड है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला 2D। क्यूआर कोड आपका 2D कोड है और 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें समझते हैं। देखिए क्यूआर कोड इज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स बार कोड, एक मैट्रिक्स बार कोड का प्रकार है। इसे आप 2 डायमेंशनल का भी नाम देते हैं, यानी कि ये 2 डायमेंशनल बार कोड होता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। और इसका आविष्कार 1994 में हुआ था, ठीक है। 1994 में इसका आविष्कार हुआ था। एक जापानीज ऑटोमोटिव कंपनी है जिसका नाम है डेंसो पेप, ठीक है। तो जो आपका क्यूआर कोड है, पहली बात तो आपने क्या समझा कि ये 2D है, मतलब 2 डायमेंशनल है। इसको मैट्रिक्स बार कोड भी कहते हैं। इसका आविष्कार 1994 में हुआ था, ठीक है।
किसके द्वारा? जापानीज ऑटोमोटिव कंपनी है जिसका नाम है डेंसो वेब। तो डेंसो वेब के द्वारा इसका आविष्कार हुआ था। बट अगर पर्सन आपसे कभी पूछें तो पर्सन का नाम था मासाहिरो हारा। मासाहिरो हारा पर्सन थे जो कि डेंसो वेब कंपनी में वर्क करते थे। एक और यहाँ पर सवाल आपसे होता है कि मैक्सिमम डाटा कैपेसिटी कितनी होती है क्यूआर कोड में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिक डेटा की, तो इसमें न्यूमेरिक डेटा 7089 आ सकता है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक की बात करें तो इसमें 4296 आ सकता है, मतलब 4296 आपका आ सकता है अल्फा न्यूमेरिक। और अगर हम कांजी की बात करते हैं तो 1817 आ सकता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर रिमोट कनेक्शन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? आपको क्या बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर रिमोट कनेक्शन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? बताइए, विच ऑफ दीज सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर रिमोट कनेक्शन? टीम व्यूअर, पिकासा, प्रिज्मा या सफारी? तो सही जवाब होगा यहाँ पर टीम व्यूअर। टीम व्यूअर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि रिमोट कंट्रोल के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। आपने नाम सुना होगा टीम व्यूअर या फिर एनीडेस्क का। एनीडेस्क का भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि हम रिमोटली किसी दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करें तो आप एनीडेस्क या फिर टीम व्यूअर जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक यूजर द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। एक यूजर किस सॉफ्टवेयर को प्रयोग में लाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर नन ऑफ दी, जिसमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर है? एक यूजर द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। ऐसा सॉफ्टवेयर कैसा होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर के कार्य के लिए बनाया गया है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के लिए बनाया गया है या कंप्यूटर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के कार्य के लिए बनाया गया है। अगर आपको कोई रिज्यूमे बनाना है, कोई एप्लीकेशन टाइप करना है तो आप एमएस वर्ड इस्तेमाल करेंगे और एमएस वर्ड आपका क्या हो गया? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। अगर आपको फोटो वगैरह बनाना है तो आप फोटोशॉप का इस्तेमाल करेंगे, तो फोटोशॉप क्या हो गया? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। अगर आपको कोई अकाउंटिंग का काम करना है तो आप एक्सेल यूज करेंगे, टैली यूज करेंगे, तो एक्सेल और टैली क्या होगा? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर के काम के लिए होते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, और ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के काम के होते हैं उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। ठीक है, देखिए एक वैध ईमेल आईडी में कितने भाग होते हैं? आपको क्या बताना है? एक वैलिड ईमेल आईडी में कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं? बताइए, 2, 3, 4 या फिर 1? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला 2। एक वैलिड ईमेल आईडी का जो पता होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है, उसके बाद में @ का सिंबल होता है, और दूसरा पार्ट होता है। पहला पार्ट को हम क्या कहते हैं? यूजर नेम कहते हैं। ये आपका यूजर नेम होता है। और जो सेकेंड वाला पार्ट होता है इसको डोमेन नाम देते हैं। ठीक है, इसको डोमेन नाम देते हैं। तो पहला पार्ट यूजर नेम, दूसरा वाला पार्ट डोमेन नेम। आपका डोमेन नेम gmail.com हो सकता है, किसी वेबसाइट का नाम हो सकता है, yahoo.com हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये आपका क्या होता है? डोमेन नेम होता है। और ये @ के सिंबल से दोनों को अलग किया जाता है, जो आपका यूजर नेम होता है और डोमेन नेम होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, कैश मेमोरी किसके मध्य कार्य करती है? आपको क्या बताना है? कैश मेमोरी किसके बीच में काम करती है? क्या सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है, या रैम और रोम के बीच में काम करती है, या फिर सीपीयू और हार्ड डिस्क के बीच में काम करती है, या फिर इसमें से कोई नहीं? कल की क्लास में हमने आपको समझाया था कैश मेमोरी के बारे में, तो आपको पता होगा अगर कल की क्लास आपने पूरी देखी होगी। और जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं की है तो आप उसे अवश्य देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जहां से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा सीपीयू और रैम के बीच में काम करता है। जो आपका कैश मेमोरी होता है ये सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है, इसलिए कहा जाता है कि कैश मेमोरी को एक्सेस करने में कम समय लगता है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन देखिए अगला पूछा है, सिस्टम को बूट करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? सिस्टम को बूट करने के लिए कौन सा आवश्यक है? कंपाइलर, हार्ड डिस्क, बूट स्ट्रैप लोडर या असेंबलर? कौन सा इसमें राइट आंसर है? आप सभी को बताना है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर क्या हो जाएगा। सिस्टम को बूट कराने के लिए कौन सा आवश्यक है? तो याद रखना है बूट स्ट्रैप लोडर, ऑप्शन नंबर सी। सिस्टम को बूट कराने के लिए बूट स्ट्रैप लोडर आवश्यक होता है। जब आप सिस्टम की पावर ऑन करते हैं तो आपका बायोस लोड होता है, और जब बायोस लोड होता है जैसा कि हमने कल आपको बताया था, वहां पर एक पोस्ट प्रोग्राम होता है जो ये चेक करता है कि सारे कंपोनेंट सही से काम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। और पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब पोस्ट की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है उसके बाद में
जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपकी मेन मेमोरी में लोड होता है। और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जब आप विंडो वगैरह करते हैं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये होता कहाँ पर है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्ड डिस्क में ही तो होता है, ठीक है। यानी कि आपने सुना होगा कि अधिकांश जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या आप ऐसा बोलते हैं कि जो विंडो होती है वो सी ड्राइव में होती है। आपके कंप्यूटर में कुछ ड्राइव होती हैं, जैसे सी ड्राइव हो गई आपकी, है ना, डी ड्राइव हो गई आपकी, ई ड्राइव हो गई आपकी, ये कुछ ड्राइव होती हैं। तो जो आपकी विंडो होती है वो कहाँ होती है? सी ड्राइव में होती है। और ये सी ड्राइव किसका पार्ट है? ये आपकी हार्ड डिस्क का ही तो पार्ट है। जब आप हार्ड डिस्क का पार्टीशन करते हैं तो आप चाहें तो 2 ड्राइव बना सकते हैं, 3 ड्राइव बना सकते हैं, 4 ड्राइव बना सकते हैं। आप हार्ड डिस्क के अलग अलग पार्टीशन कर सकते हैं। तो आपकी जो हार्ड डिस्क के अलग अलग आपने पार्ट बना दिए हैं उनका नाम दिया गया है सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ऐसे करके नाम देते हैं। तो जो सी ड्राइव होता है ये आपकी एक प्राइमरी ड्राइव होती है जिसमें आपके विंडो इंस्टॉल होती है। तो आप बोल सकते हैं कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये आपकी हार्ड डिस्क में ही होता है। और जब आप कंप्यूटर की पावर ऑन करते हैं तो पावर ऑन करने पर आपका कंप्यूटर ऑन होता है और BIOS जो होता है, मतलब जिसे हम बायोस बोलते हैं, लोड होता है। जब बायोस लोड हो जाता है उसके बाद में क्या होता है? बूट स्ट्रैप लोडर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को आपकी मेन मेमोरी में लोड कराने का काम करता है। तो आप बोल सकते हैं कि सिस्टम को बूट करने के लिए कौन सा आवश्यक है? तो सिस्टम बूट होगा, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब आपका मेन मेमोरी में आएगा तो उसके लिए बूट स्ट्रैप लोडर की आवश्यकता होती है। अगर बूट स्ट्रैप लोडर काम नहीं करेगा तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको बताना है संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है। ठीक है, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है। आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो भी हम आपको समझाते हैं क्या आपको समझ में आता है। ऐसा तो नहीं हम बहुत फास्ट पढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारी थोड़ी आदत है तेज पढ़ाने की। अगर हम तेज पढ़ा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम थोड़ा स्पीड और स्लो कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी एक्चुअल में आदत पड़ी है थोड़ा फास्ट पढ़ाने की। तो अगर किसी को समझ में ना आता हो या हम जल्दी पढ़ा जाते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम अपनी स्पीड को थोड़ा और कम कर लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है। व्हाट इज यूज्ड इन अ कंप्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। स्पीकर, सॉफ्टवेयर, भाषा या फिर मॉडेम। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉडेम। संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में आपको मॉडेम की आवश्यकता होती है, और मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। अगर आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो आपको मॉडेम यूज करना पड़ेगा, है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछते हैं, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। और ये आपका इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है, इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि मॉडेम किस प्रकार का है, तो ये इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। क्वेश्चन देखिए अगला पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, बताइए। कंट्रोल शिफ्ट ओ, प्रिंट, उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल पी, उसके बाद लेआउट, प्रिंट प्रीव्यू, बताइए। अब यहाँ पे पूछा है प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस कमांड आपसे पूछिए कौन सी कमांड इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट ओ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ओ से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो मेनू में जा सकते हैं, प्रिंट मेनू में जाकर के भी प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की डिफॉल्ट ऊंचाई कितनी होती है। जो सेल की डिफॉल्ट हाइट होती है वो आपको बतानी है कितनी होती है। 0.17 इंच होती है, 0.18 इंच होती है, 0.19 इंच होती है या 0.23 इंच होती है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की डिफॉल्ट ऊंचाई आपको बतानी है। यहाँ पे कौन सा सही जवाब होगा, ऑप्शन बी, 0.18 इंच आपकी होती है सेल की हाइट। ये डिफॉल्ट हाइट होती है। बट अगर आपसे ये पूछें कि मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, तो देखिए जो आपकी रो होती है, आप सेल बोल सकते हैं, जो आपका सेल होता है इसकी जो डिफॉल्ट हाइट होती है 0.18 इंच होती है, बट मैक्सिमम इसकी जो हाइट होती है वो 39.37 इंच होती है। और कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि जो आपकी रो की हाइट है वो मैक्सिमम सेंटीमीटर में आप बताइए कितने सेंटीमीटर की होती है। तो आपको याद रखना है 99.99 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर, लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि आपके सेल की जो मैक्सिमम ऊंचाई है वो कितनी होती है, और वहां पर 100 सेंटीमीटर का ऑप्शन था, 99.99 का ऑप्शन था नहीं। तो आप 100 पर क्लिक कर सकते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है कि 100 सेंटीमीटर जो हाइट होती है वो मैक्सिमम हाइट होती है आपके सेल की, या फिर आपके रो की भी आप बोल सकते हैं। दूसरा कॉलम की अगर बात करें तो कॉलम की जो डिफॉल्ट विड्थ होती है वो 0.89 होती है। 0.89 डिफॉल्ट विड्थ होती है, यानी कि चौड़ाई होती है।
और मैक्सिमम की बात करें तो 39.37 इंच होती है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। यहाँ पर क्या पूछा है, यूपीआई पिन कितने डिजिट की होती है, यानी कि जो आपका यूपीआई पिन होता है कितने डिजिट का होता है, कितने अंकों का होता है, बताइए कितने अंकों का होता है आपका यूपीआई नंबर। 7, 4 से 6, 3 से 5 या 5। यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, 4 से 6 डिजिट का आपका यूपीआई पिन होता है। यूपीआई का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्यूमेंट में पृष्ठ को ऊपर नीचे करने के लिए माउस डैश कार्य करता है। पृष्ठ को अगर आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो माउस क्या कार्य करता है, फ्लाई करता है, विगल, जंप करता है, स्क्रॉल करता है। बताइए, आपका एक पेज है, आप उसको ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, माउस से स्क्रॉल करना पड़ता है। आपके माउस में आपने देखा होगा बीच में एक स्क्रॉल व्हील लगा होता है, एक स्क्रॉल पहिया लगा होता है, जिससे आप ऊपर नीचे पेज को कर सकते हैं, मीन्स पेज को हम स्क्रॉल कर सकते हैं। 21 में देखिए, सबसे पहला ईमेल कहाँ भेजा गया था, सबसे पहला ईमेल कहाँ भेजा गया था, बताइए। तो सबसे पहला ईमेल अमेरिका में भेजा गया था, याद रखना है, और ये 1971 में 1971 में रे टॉमलिंसन के द्वारा, ठीक है, रे टॉमलिंसन के द्वारा सबसे पहला ईमेल भेजा गया था अमेरिका में। ठीक है, 1971 में, याद रखना है। क्वेश्चन है, यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया, हु वाज लॉन्च्ड बाय यूपीआई। अब यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, आपको ये बताना है। उर्जित पटेल, रघुराम जी राजन, अरुण जेटली या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही जवाब है, ऑप्शन हमारा वी हो जाएगा, रघुराम जी राजन के द्वारा यूपीआई को लॉन्च किया गया था, ये आपको याद रखना है। और यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको कौन मैनेज करने का काम करता है, तो एनपीसीआई के अंडर में ये काम करता है। एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था, याद ध्यान रखना है, 11 अप्रैल 2016 को रघुराम जी राजन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन 23 में क्या पूछा है, कैश को चेंज करने की शॉर्टकट की निम्न में से कौन सी होती है। देखिए यहाँ पर कौन से केस की बात कर रहे हैं, जब आप कुछ लिखते हैं, जैसे आपने देखा यहाँ पर अभी सेंटेंस केस में लिखा गया है, बट अगर आप इसको कैपिटल बनाना चाहते हैं तो कैपिटल केस में चेंज कर सकते हैं, आप इसको टॉगल केस में चेंज कर सकते हैं। तो केस चेंज करने के लिए क्या शॉर्टकट की हम इस्तेमाल करते हैं, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से जवाब करिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शिफ्ट के साथ में आपको F3 प्रेस करना है। जैसे ही शिफ्ट के साथ F3 आप प्रेस करते हैं तो आपका केस चेंज होता जाएगा। आप फिर से करेंगे फिर से चेंज हो जाएगा, फिर से करेंगे फिर से चेंज हो जाएगा। तो केस चेंज करने की शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ में F3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। आपको यूएसबी का पूरा नाम बताना है, बताइए यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होगा। सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस, और इसके बारे में हमने कल आपको कुछ विस्तार से भी समझाया था कि इसमें कितनी पिन होती हैं, यूएसबी पोर्ट क्या होता है, उसमें कितनी पिन होती हैं, ये सारी चीजें हमने कल आपको बताई थी। आज हमने एक आपके सामने कुछ डेटा दिया है जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा यूएसबी था वो कौन सा था और कब बना था, तो देखिए सबसे पहले यूएसबी 1.1 आया था, जो कि आल्सो नोन एज, इसको हम फुल स्पीड यूएसबी के नाम से भी जानते थे, और ये 1998 में बना था। तो याद रखना है सबसे पहला यूएसबी 1.1 नाम से बना था, जो कि 1998 में बनाया गया था, और इसको फुल स्पीड यूएसबी के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो स्पीड थी वो 12 MBPS की थी, 12 MBPS की इसकी स्पीड थी, आपको याद रखना है। ठीक है, MBPS का मतलब क्या होगा, मेगा बिट्स पर सेकेंड, वाइट नहीं होगा, यहाँ पर बिट्स होगा, मेगा बिट्स पर सेकेंड। जहां पर भी छोटा भी बनेगा वहां पर बिट्स होगा, वाइट नहीं होगा, याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें यूएसबी 2.0 की, तो ये हाई स्पीड यूएसबी का नाम दिया गया, यानी कि इसको हम हाई स्पीड यूएसबी के नाम से भी जानते थे, और ये 2000 में लॉन्च हुई। ठीक है, इसकी जो स्पीड थी वो 480 MBPS थी, 480 मेगा बिट्स पर सेकेंड इसकी स्पीड थी। इसके बाद में यूएसबी 3.2 जनरेशन 1 आई, जो कि हम जानते थे यूएसबी 3.0 नाम से जानते थे, यूएसबी 3.1 जनरेशन 1 नाम से जानते थे, यूएसबी आप सुपर स्पीड नाम से जानते थे, है ना, सुपर स्पीड की जो यूएसबी थी वो आपके 3.0 जनरेशन 1 की थी। इसका जो ईयर था 2008 में यूएसबी 3.0 बनाया गया, और 2013 में यूएसबी 3.0 बनाया गया। इसकी जो स्पीड थी वो 5 Gbps थी। ठीक है, 5 Gbps गीगाबिट्स पर सेकेंड इसकी स्पीड थी। अब अगर बात करते हैं यूएसबी 3.2 जनरेशन सेकेंड की,
तो इसको और किस नाम से जानते थे? USB 3.1 नाम से भी जानते थे, USB 3.1 जनरेशन सेकेंड नाम से भी जानते थे, सुपर स्पीड प्लस नाम से जानते थे, सुपर स्पीड 10 Gbps नाम से जानते थे। और ये 2013 में USB 3.1 बनी जिसकी स्पीड थी 10 Gbps, ठीक है, गीगाबिट्स पर सेकेंड, यानी कि 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड इसकी स्पीड थी। इसके बाद में फिर USB 3.2 जनरेशन 2x2 आई जो कि USB 3.0 नाम से जानी जाती थी, या फिर इसको सुपर स्पीड 20 Gbps के नाम से भी जानते थे। और ये 2017 में USB 3.0 बनी, इसकी स्पीड कितनी थी? 20 Gbps इसकी स्पीड थी। अब बात करें अगर USB 4 की, तो ये USB 4 जनरेशन 2x2 और USB 4 20 Gbps के नाम से भी जानी जाती थी। अगर इसके बात करें कब बनाई गई, 2019 में बनाई गई और इसकी जो स्पीड थी वो 20 Gbps थी, यानी कि 20 Gbps की इसकी स्पीड थी। अगर बात करते हैं यहाँ पर अगली जो आपकी USB 4 है, तो USB 4 जनरेशन 3x2 नाम से जानी जाती है, USB 4 40 Gbps थी। अब इसको हम 2019 में, यानी कि ये 2019 में बनी है और इसका जो स्पीड था वो 40 Gbps था, 40 गीगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड थी। तो ये कुछ डेटा है जिसको आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इससे कोई क्वेश्चन बनता है तो आप इजिली कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बाहरी विशेष उपकरणों के प्रयोग से डैश को पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। बाहरी विशेष उपकरणों के प्रयोग से आप पुनः किसको प्रोग्राम कर सकते हैं? क्या कैश को कर सकते हैं, पीरोम को कर सकते हैं, ईपीरोम को कर सकते हैं, या फिर रैम को कर सकते हैं? 25 का कौन सा जवाब है? आप सभी को जवाब करना है कमेंट बॉक्स में। तो बाहरी विशेष उपकरणों के माध्यम से हम ईपीरोम को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि आपको पता है जो आपका रोम होता है, जैसे हम रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं, अगर हम बात करते हैं रोम की, ठीक है, तो रोम के अंदर आपने नाम सुना होगा एक प्रोम का, ठीक है। प्रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी को एक बार प्रोग्राम कर दिया जाता है, इसके बाद में आप इसको दोबारा से प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं और ना ही इसके डेटा को डिलीट कर सकते हैं। दूसरा आपने नाम सुना होगा ईपीरोम का, जिसका मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें हम इस मेमोरी को हम दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं और इसके डेटा को हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके डेटा को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं? तो अल्ट्रा वायलेट रेज के माध्यम से, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनके माध्यम से इसके डेटा को डिलीट किया जा सकता है। एक और आपने नाम सुना होगा डबल ईपीरोम, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इलेक्ट्रिक जो होता है, यानी कि विद्युत होता है, तो विद्युत सिग्नल के माध्यम से आप इसके डेटा को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो विद्युत की तरंगें होती हैं उनके माध्यम से आप ईईपीरोम का डेटा जो है इरेज कर सकते हैं और इसको पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और आज का क्लास बस यहीं तक था। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आया होगा, क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हाँ सर क्लास समझ में आई है। और अगर हम थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हम थोड़ा स्पीड को और कम कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है CCC by फर्स्ट डे। इसके अलावा आप रेगुलर अपने मॉक टेस्ट करते रहें। मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट www.ccc.com पर करना है। यहाँ पर ढेर सारे मॉक टेस्ट दिए गए हैं जिन्हें आप बारी बारी से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।